समकालीन हिंदी कथा जगत के प्रमुख रचनाकारों में से एक नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी सुनी है और वो चल पड़ी। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ये स्थान पहले छोटा सा कस्बा रहा होगा। समय के साथ विकसित होता हुआ शनय शनय शहर का रूप ले रहा था। यहाँ मिश्रित आबादी है। एक तरफ मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के साथ ही अत्यंत निर्धन वर्ग के लोग हैं, तो दूसरी तरफ नव धनाढ्य वर्ग के लोगों के बड़े बड़े बंगले नुमा मकानों से ये कस्बा पटता जा रहा है। इन नव धनाढ्य लोगों में अधिकतर व्यवसायी व नौकरी पेशा हैं। शहर के पूर्वी छोर पर विकसित हो रहे क्षेत्र में अनेक सरकारी कार्यालयों की बिल्डिंगें हैं। ये क्षेत्र व्यवस्थित रूप से बसा है। उसे इस शहर में स्थानांतरित होकर आए हुए कुछ ही माह हुए हैं। वो इस शहर के सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सक के पद पर कार्यरत है। चिकित्सालय के विस्तृत कैंपस में चिकित्सकों के लिए बने मकानों में से एक मकान उसे भी आवंटित हुआ है। ये मकान आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। वो अपने साथ कुछ कपड़े व रोज़मर्रा की आवश्यकता की कुछ वस्तुओं को लेकर आई थी। घर के अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं को अपने घर से इतनी दूर लाने में उसे कठिनाइयाँ महसूस हो रही थीं, अतः उसने अन्य वस्तुएं यहीं क्रय करने की सोची। यूँ भी वो अकेली है और उसकी आवश्यकताएं कम हैं, अतः उसके इस घर में चीज़ें कम, जगह अधिक थी। उसकी दिनचर्या में दिन तो मरीजों को देखने में व्यतीत हो जाता, शाम को घर में आकर वो घर को सुव्यवस्थित करने के प्रयास व अन्य कार्यों को करते करते थक कर कब आँख लग जाती पता ही नहीं चलता। सवेरा होते ही फिर वही व्यस्तता भरी भागदौड़ आरंभ हो जाती। ये व्यस्तता भरे 7 माह कुछ पलों की मानिंद व्यतीत हो गए। आज रविवार का अवकाश है। घर के दैनिक कार्यों को निपटाने के पश्चात कुछ ऊब सी होने पर वो बालकनी में आकर खड़ी हो गई। इस छोटे से शहर के शांत वातावरण में विस्तृत प्रकृति का हरा भरा मनोरम रूप उसे आकृष्ट करने लगा। वो कुछ देर और खड़ी होकर इनमें खो जाना चाहती थी। बालकनी के ठीक सामने अस्पताल है तथा उसके पीछे फूलदार क्यारियों से सुसज्जित हरे घास का विशाल मैदान। इस समय थकान में ये हरियाली आँखों को अत्यंत सुकून दे रही है। अभी तक नई जगह में बसने की भाग दौड़ में उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इस नए घर की बालकनी से बाहर का दृश्य कितना मनोरम लगता है। श्रावण माह प्रारंभ हो चुका है। इस माह में चलने वाली पुरवाई का स्पर्श यूं भी एक सुखद एहसास देता है। तिस पर आकाश में तैरते श्वेत श्याम बादल के टुकड़ों से आँख मिचौली करती धूप धरती पर स्वर्ण रश्मियाँ बिखेरती प्रतीत हो रही हैं। वो काफ़ी देर तक बाहर के नैसर्गिक सौंदर्य को निहारती रही। वो एक बड़े शहर से आई थी और बड़े शहरों में ऐसा विस्तृत प्राकृतिक सौंदर्य कंक्रीट के जंगलों में गुम हो चुका है। स्थानांतरण के पश्चात जब वो यहाँ आई थी तो उसे थोड़ी घबराहट हुई थी कि इस अनजानी जगह में उसे अच्छा लगेगा या नहीं, किंतु धीरे धीरे यहाँ के शांत वातावरण और अच्छे लोगों के कारण उसका मन काम में लगने लगा। थोड़ी देर में बालकनी से वो कमरे में आ गई। आज अवकाश की वजह से व्यस्तता कुछ कम ही थी। फुर्सत के कुछ पल उसे स्मृतियों में ले जाने लगे और वो वर्तमान पलों की उंगली थामे स्मृतियों में कहीं गुम होने लगी। चंद वर्ष पूर्व की ही तो बात है। उसका अपना घर था जिसमें वो अपने माँ पिता भाई बहन के साथ रहती थी। वो दिन जितने अच्छे थे उतनी ही तीव्र गति से व्यतीत हो रहे थे। वो मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने वाली थी। उसका छोटा भाई अपनी शिक्षा पूरी करके जॉब के लिए प्रयत्न कर रहा था। उसके पापा सरकारी कर्मचारी थे। उनकी सेवानिवृत्ति में कुछ वर्ष ही शेष बचे थे। उसकी मेडिकल की शिक्षा पूरी होने में अंतिम वर्ष शेष था। उसके पिता को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता होने लगी थी। वो उसके लिए पेशे से डॉक्टर लड़का ढूंढने के लिए प्रयत्नशील थे। इस आपाधापी में उसकी मेडिकल की शिक्षा भी पूरी हो गई। वो नौकरी के लिए प्रयत्न करने लगी, किंतु ये प्रयत्न अपूर्ण रह गया क्योंकि उसका विवाह तय हो गया। माँ पिताजी ढलती अवस्था में अपनी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का करना चाहते थे। वो उनकी विवशता को समझती थी, अतः विवाह के लिए हाँ करने में विलंब न कर सकी। पिता की उसका विवाह करके जिम्मेदारियों से मुक्त होने की इच्छा तो पूर्ण हुई, किंतु डॉक्टर दामाद की इच्छा अपूर्ण रह गई।
रमन संपन्न घर के व्यवसायी थे। मनचाहे भाग्य का निर्माण कोई नहीं कर सका है। प्रारंभ में तो सब कुछ ठीक था, किंतु कुछ समय पश्चात ससुराल के लोगों में छटपटाहट दृष्टिगत होने लगी कि वो घर के बाहर निकलकर नौकरी न करने लगे। उसे हतोत्साहित करने के लिए छोटी छोटी बातों पर प्रताड़ित किया जाने लगा। परिस्थितियां चाहें जो भी हों, समय का पहिया समान गति से आगे बढ़ता रहा है। मेरे विवाह को 1.5 वर्ष हो गए। छोटी नव्या गोद में आ गई। नव्या ने मेरे व रमन के एकांत के पलों का सूनापन तो दूर कर दिया, किंतु शनैः शनैः मेरे जीवन से खुशी के क्षण विलुप्त होते गए। मुझे याद नहीं कि मैं मुस्कुराई कब थी। रमन का व्यवसाय भी किसी प्रकार चल रहा था। मुझे छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी सास ससुर की तरफ देखना पड़ता था। नव्या के आने से आवश्यकताएं बढ़ गई थीं। रमन इन परिस्थितियों के आगे विवश थे। वो स्वयं को असहाय अनुभव करने लगी थी। माता पिता से अपनी विवशता बताने में डरती थी कि कहीं उनका वृद्ध व कमज़ोर हृदय उसके दुखों को सुनकर टूट ना जाए। अपने जीवन में प्रकाश की कोई किरण न देख वो इस अंधेरे से स्वयं को बाहर निकालने का मार्ग ढूंढने का प्रयास करने लगी। इस प्रयास में उसने साधन बनाया अपनी शिक्षा को। इस बात को उसने हृदय की गहराइयों से महसूस किया कि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कुछ माह के प्रयास के पश्चात वो चिकित्सक के पद हेतु आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हुई। अब उसकी नियुक्ति यहाँ पर हुई है। ये सफलता उसे मिली। खुशियाँ उसके समीप आने लगीं तो रमन उससे दूर होते गए। ससुराल के कुछ रिश्ते तो टूट से गए। नव्या 3 वर्ष की होने को है। वो मेरे माता पिता के पास रह रही है। यहाँ नई जगह नौकरी करते हुए उसकी समुचित देखभाल ना हो पाती, इसलिए उसे मम्मी पापा के पास छोड़ना पड़ा। रमन भी दिन में कई बार फ़ोन करके नव्या का हाल पूछते हैं। नव्या को देखने की अदम्य इच्छा प्रकट करते हैं, किंतु जब से वो यहाँ आई है रमन आ न सके हैं। उसने सुना है कि जीवन में कुछ पाने के लिए कभी कभी कुछ खोना भी पड़ता है। नव्या के जीवन में खुशियों के उन पलों के समावेश के लिए जिनके लिए वो दूसरों पर आश्रित थी, वो कुछ छोड़कर यहाँ आई है। ये कुछ छोड़ने का साहस उसे नव्या से मिला है। रमन ये साहस ना जुटा सके हैं। सहसा मोबाइल की घंटी बज उठती है। उसे आभास सा होता है कि किंचित ये रमन का फ़ोन तो नहीं है। वो बालकनी से कमरे में आती है। ये फ़ोन माँ का है। माँ उसका हाल पूछती हैं और नव्या से बातें करवाती हैं। उसकी तोतली बातें उसे बहुत सुकून देती हैं। नव्या से बातें करके उसे लगा कि जिस मार्ग पर वो चल रही है वो सही मार्ग है। छोटी नव्या ही उसकी पथ प्रदर्शक है। वो फ़ोन रखकर पुनः घंटी बजने की प्रतीक्षा करने लगती है। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी और वो चल पड़ी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।